हाय फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे सेल के बारे में, जिसे अपन कोशिका भी कहते हैं। तो क्या होती है कोशिका? यह किन किन पार्ट्स से मिलकर बनी होती है और इसके क्या क्या कार्य होते हैं, उन सभी के बारे में अपन आज डिटेल में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। जो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक थे भाई साहब, तो उन्होंने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात। सेकंड बात, कोशिका शरीर की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यानी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। यानी कोई आपसे सेल की परिभाषा पूछे तो आपको बतानी है कि कोशिका शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। नेक्स्ट, शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतकों मीन्स टिश्यूज़ का फॉर्मेशन करती है और विभिन्न सारे टिश्यूज़ मिलकर बॉडी के अंगों यानी ऑर्गन्स का तथा अंगों से मिलकर तंत्र का निर्माण होता है। तो इस बात को अपन किस प्रकार से समझते हैं वो नीचे अपन इस डायग्राम में देखते हैं। तो सबसे पहले सेल बनी तो बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर यानी बहुत सारी सेल्स मिलकर टिश्यूज़ का निर्माण करती है। किसका? टिश्यूज़ का निर्माण करती है। अब जो बहुत सारे टिश्यूज़ होंगे तो वो टिश्यूज़ मिलकर किसका? ऑर्गन का निर्माण करते हैं। अब जो ऑर्गन होते हैं वो ऑर्गन मिलकर काय का? सिस्टम का, जिसे अपन ने तंत्र बोला है, तंत्र का निर्माण करते हैं। तो ये लाइन भी अपन को यही कहना चाहती है कि शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं सेल मिलकर ऊतकों का निर्माण करती है एवं विभिन्न सारे ऊतक मिलकर शरीर के एंड बॉडी के ऑर्गन्स बनाते हैं तथा अंगों से मिलकर सिस्टम एंड तंत्र का फॉर्मेशन होता है। तो आइए अब जानते हैं इसके आगे की जानकारी। अब बात करते हैं अपन कोशिका की संरचना यानी स्ट्रक्चर्स, कोशिका की स्ट्रक्चर के बारे में। तो कोशिका की संरचना को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। यानी कोशिका की जो संरचना होती है उसे कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहला है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा है साइटोप्लाज्म, थर्ड है केंद्रक यानी न्यूक्लियस। सबसे पहला है सेल मेम्ब्रेन, ताकि ये आप डायग्राम में देख रहे होंगे। सेल मेम्ब्रेन की बाहर जो पाई जाती है, केंद्रक के चारों ओर पाई जा रही है, इसे बोला है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। नेक्स्ट है साइकोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एंड इट्स ऑर्गेनेल्स यानी कोशिका द्रव्य एवं कोशिका अंगक। जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो पदार्थ दिख रहा है जिसमें बहुत सारे अंग पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी अपैरेटस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, राइबोसोम्स, ये सारे अंग साइटोप्लाज्म में ही पाए जा रहे हैं। ये वाला हिस्सा जिसे अपन ने बोला है साइटोप्लाज्म, और जो अंग होते हैं उन्हें अपन ने बोला है कोशिका अंगक। ठीक है। अब नेक्स्ट केंद्रक। केंद्रक ये जो दिख रहा है डायग्राम में, केंद्रक ये एक गोलाकार संरचना है केंद्रक। इसके भी अंदर पार्ट्स अपन आगे पढ़ने वाले हैं, और इसके चारों ओर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जा रहा है, जिसे कोशिका अंगक बोला है। ठीक है। क्या? कोशिका की संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन, सेकंड साइटोप्लाज्म, थर्ड ऑर्गेनेला, थर्ड है न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस। ठीक है, आगे चलते हैं। फर्स्ट बात करते हैं अपन सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है बात करते हैं। सेल मेम्ब्रेन यह पतली झिल्ली के रूप में कोशिका के बाहर चारों तरफ स्थित होती है। देखा अभी अपन ने कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो कोशिका के चारों तरफ स्थित होती है। इसका फॉर्मेशन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व फास्फोलिपिड द्वारा होता है। सेल मेम्ब्रेन का निर्माण कार्य किस किस से होता है? प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से और फास्फोलिपिड्स से। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की स्ट्रक्चर को बनाए रखने में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी साइटोप्लाज्म जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कोशिका द्रव्य जिसे अपन साइटोप्लाज्म कहते हैं, उसकी स्ट्रक्चर्स को बनाए रखने में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी वो साइटोप्लाज्म होता है उसे स्थिर रखती है, उसे बाहर लीक नहीं होने देती है। कौन? सेल मेम्ब्रेन। तो इसका एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन ब्लड से न्यूट्रिएंट्स एवं ऑक्सीजन को ग्रहण करती है तथा अपशिष्ट CO2 को बाहर निकालती है। क्या करती है सेल मेम्ब्रेन? ब्लड से न्यूट्रिशंस यानी
पोषक पदार्थ होते हैं, जो बॉडी के पोषक पदार्थ होते हैं, उन्हें ग्रहण करने का कार्य करती है और ऑक्सीजन को भी ग्रहण करती है। ऑक्सीजन ज़रूरी है श्वसन के लिए, जिसे अपन इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं, उसके लिए ऑक्सीजन तो ज़रूरी है। और जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है CO2, उसे क्या करती है, वो शरीर से बाहर निकाल देती है। अब इसके फंक्शंस में देखते हैं, अभी आएगा फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो झिल्ली है बाहर की ओर पाई जाती है, वो क्या क्या कार्य करती है। सबसे पहला कार्य देखते हैं, सेल मेम्ब्रेन सेल की इंटरनल स्ट्रक्चर्स को सुरक्षा प्रदान करती है। बिल्कुल सही बात है। जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स किसकी, सेल की, जिसमें साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया, बहुत सारे ऑर्गन्स है, उन सभी को क्या कर रही है, वो सुरक्षा प्रदान कर रही है बाहर से। ठीक है। अब नेक्स्ट सेकंड, सेल को निश्चित आकार एवं आकृति प्रदान करती है। जी हाँ, सेल को आकार और आकृति भी तो प्रदान कर रही है सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है, सेल मेम्ब्रेन सेल की पारगम्यता को नियंत्रित करती है। बिल्कुल, सेल की पारगम्यता को बनाए रखने का कार्य करती है सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है, सेल मेम्ब्रेन कुछ सबस्टांस के आवागमन को कंट्रोल करती है। एग्जाम्पल, वाटर, ऑक्सीजन, CO2 और ग्लूकोज। जैसे कि अभी अपन ने देखा कि जो पोषक पदार्थ होते हैं, न्यूट्रिशंस होते हैं, उन्हें तो वो ब्लड से अंदर प्रवेश कर जाने देती है, अंदर आने देती है सेल के। और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जैसे कि CO2, उन्हें बाहर निकालने का कार्य करती है। जैसे कि वाटर, ऑक्सीजन और ग्लूकोज आदि को तो वो अंदर ले लेती है, परंतु जो CO2 रह गई, अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं, उन्हें बाहर निकालने का कार्य करती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सेल मेम्ब्रेन के बाद साइटोप्लाज्म की। ठीक है। साइटोप्लाज्म ये दूसरा नंबर का है, यहाँ पे एक लिखा रहा है, सॉरी, ये सेकंड नंबर का है अपना। ठीक है, साइटोप्लाज्म। फिर उसके बाद थर्ड आएगा अपने पास न्यूक्लियस। तो अपन पहले साइटोप्लाज्म की बात करेंगे। साइटोप्लाज्म एंड इट्स ऑर्गेनेल्स यानी अंगक, यानी जो कोशिका के जो अंगक होते हैं, अभी अपन ने देखे थे। ठीक है, उनके बारे में अभी अपन देखेंगे। साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन के अंदर, साइटोप्लाज्म क्या है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर एवं न्यूक्लियस के चारों ओर पाए जाने वाला रंगहीन, कलरलेस, चिपचिपा एवं अर्धपारगम्य पदार्थ साइटोप्लाज्म कहलाता है। साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं? साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन जो कोशिका झिल्ली होती है उसके अंदर और न्यूक्लियस के चारों ओर पाए जाने वाला कलरलेस, चिपचिपा और अर्धपारगम्य पदार्थ साइटोप्लाज्म कहलाता है। बिल्कुल सही बात है। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के मध्य पाए जाने वाला पदार्थ साइटोप्लाज्म कहलाता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं इसकी, तो साइटोप्लाज्म वाटर, कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना होता है। काय से मिलकर बना होता है? वाटर से, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना होता है। अब इसमें जो वाटर होता है वो 16 से 90% होता है, यानी 60 से 90% तो वाटर ही पाया जाता है। नेक्स्ट कार्बनिक पदार्थ की बात करें तो कार्बनिक पदार्थों में इसमें मुख्यतः ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज आदि सम्मिलित होते हैं। आदि महत्वपूर्ण पदार्थ पाए जाते हैं जैसे ग्लूकोज, माल्टोज और सुक्रोज। नेक्स्ट है अकार्बनिक पदार्थ में फॉस्फेट, सोडियम, पोटेशियम एवं क्लोराइड आदि सम्मिलित होते हैं। अब नेक्स्ट बात करें इसकी, कोशिका द्रव्य में निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती है। किसमें? साइटोप्लाज्म में बहुत सारी स्ट्रक्चर्स पाई जाती है जिन्हें कोशिका अंगक या साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। अब इनके अपन बात करेंगे ऑर्गेनेल्स के बारे में। अपन साइटोप्लाज्म देखा कि यह सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के मध्य पाई जाती है, जिसमें जो कि वाटर, कार्बनिक पदार्थ व अकार्बनिक पदार्थ से मिलकर बनी हुई होती है। अब बात करते हैं अपन ऑर्गेनेल्स के बारे में, कौन कौन से ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ऑर्गेनेल्स। सबसे पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड है राइबोसोम, थर्ड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फोर्थ है गोल्जी अपैरेटस, 5 है लाइसोसोम, 6 सेंट्रोसोम, 7th है वैक्यूल्स, रिक्तिकाएँ जिसे अपन बोलते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड
माइक्रोफिलामेंट्स, जिसे माइक्रोट्यूब्यूल्स या माइक्रोफिलामेंट्स अपन कहते हैं। अब इन सभी के बारे में अपन एक एक कर कर जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं अपना टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म में अंडाकार या रोड शेप के आकार की पाए जाने वाली छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं। जो साइटोप्लाज्म पाए जाने वाली रोड शेप स्ट्रक्चर होती है, ये कौन सी शेप? रोड शेप स्ट्रक्चर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाली अंडाकार या रोड शेप आकार की छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं। ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा एटीपी का फॉर्मेशन एवं स्टोरेज किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह एटीपी और एटीपी का फॉर्मेशन करता है और उसका स्टोरेज करता है। और एटीपी क्या है? एक प्रकार की एनर्जी है। ठीक है। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। एक किस शेप की होती है? ये रोड के आकार की होती है। क्या पढ़ा अपन ने? माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो अंडाकार या रोड के शेप की होती है, जो साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा एटीपी का फॉर्मेशन होता है और इसका स्टोरेज होता है। और एटीपी क्या है? एक प्रकार की एनर्जी है। एनर्जी यानी ऊर्जा होती है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अब अपन बी वाले की। बी अन्य ऑर्गन की, जिसे अपन राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम मोस्ट है राइबोसोम की बात करें तो यह साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले प्रोटीन की बनी हुई छोटी छोटी स्ट्रक्चर है। यह साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले प्रोटीन की बनी हुई छोटी छोटी स्ट्रक्चर है। क्या है राइबोसोम? यह साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले प्रोटीन की बनी हुई छोटी छोटी स्ट्रक्चर है। यह माइटोकॉन्ड्रिया से छोटी एवं गुच्छे के रूप में होती है। ये क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया से छोटी एवं गुच्छे के रूप में होती है, जिन्हें पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम्स भी कहा जाता है। ठीक है। यह साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले प्रोटीन की बनी हुई छोटी छोटी स्ट्रक्चर होती है। यह माइटोकॉन्ड्रिया में छोटी एवं गुच्छों के रूप में होती है, जिन्हें पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम से भी कहा जाता है। ये तो इसकी जनरल बात होगी। अब जो मेन बात करते हैं अपन इसके अंदर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन होती है, जिसका कार्य प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। जिसका कार्य क्या है? प्रोटीन का फॉर्मेशन करना है। एंड राइबोसोम का मेनली जो जनरल कार्य है वो है प्रोटीन का फॉर्मेशन करना है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री या सेल इंजन। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री या सेल इंजन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रही है? प्रोटीन का निर्माण कर रही है, इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री या सेल इंजन कहा जाता है। अनेक कॉम्पिटिशन्स में आया हुआ क्वेश्चन एक राइबोसोम यानी प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो उसे राइबोसोम को कहते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। ये तो अपन पता ही है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो साइटोप्लाज्म में ही पाई जाती है। और ये दो प्रकार की होती है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है दो प्रकार की होती है। एक तो होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरी होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ये केंद्रक के आसपास पाई जाती है, न्यूक्लियस के आसपास पाई जाती है। ये दो प्रकार की होती है, स्मूथ और रफ। नेक्स्ट बात करते हैं अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो इसकी वाल पर राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं। इसकी वाल पर क्या? राइबोसोम क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। इसलिए इसकी वाल क्या होती है? चिकनी होती है। नाम से पता चल रहा है। रफ का मतलब होता है चिकनी क्यों है? क्योंकि इसकी वाल पर क्या है? राइबोसोम क्या है? एब्सेंट है। इसलिए इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रफ का मतलब होता है खुरदरी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसे खुरदरी क्यों बोला है? क्योंकि इसकी वाल पर क्या है? राइबोसोम उपस्थित होते हैं। इसकी वाल पर राइबोसोम उपस्थित होता है, इसलिए इसकी वाल खुरदरी होती है। ठीक है।
रफ स्मूथ पढ़ापन है, स्मूथ में क्या होता है, राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं। रफ पे क्या होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो इसकी वाल क्या होती है, खुरदरी होती है। तो इसे अपन बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके अब गोल्जी एपरेटस के बारे में। गोल्जी एपरेटस के बारे में 4th नंबर का ऑर्गन अपना गोल्जी एपरेटस, जिसे अपन गोल्जी उपकरण भी कहते हैं। तो यह साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस के समीप पाए जाने वाली एक माइनर नलिकाकार झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर होती है। इसका भौतिक एवं क्रियात्मक रूप से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंध होता है। जो गोल्जी एपरेटस होते हैं ये न्यूक्लियस के पास पाए जाते हैं और यह सूक्ष्म नलिकाओं के रूप में होते हैं। क्या होते हैं, सूक्ष्म यानी नलिकाकार झिल्ली नुमा संरचना होती है। इनका भौतिक एवं क्रियात्मक रूप से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंध होता है। ठीक है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखी थी वो भी न्यूक्लियस के पास पाई जाती है और उसके द्वारा ही गोल्जी एपरेटस निकलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके कार्य फंक्शंस की। यह प्रोटीन लिपिड का पैकिंग तथा ट्रांसपोर्टेशन करने में सहायक है। जो गोल्जी एपरेटस होता है वो प्रोटीन लिपिड का पैकिंग तथा ट्रांसपोर्टेशन करने में सहायक है, इसलिए इसे सेल का पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है। अब इसमें भी सेल में पोस्ट ऑफिस पाया जाता है भैया। सेल में कौन सा पोस्ट ऑफिस पाया जाता है, गोल्जी एपरेटस। क्यों, क्योंकि ये प्रोटीन लिपिड का पैकिंग तथा ट्रांसपोर्टेशन करने का में सहायक है। पोस्ट ऑफिस किसे कहते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करते हैं, यानी एक पत्र को दूसरे पत्रकार के पास भेजते हैं या फिर उस पत्र को जो रिसीवर होता है उसके पास ले जाने का कार्य करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार गोल्जी एपरेटस का कार्य होता है कि जो प्रोटीन और लिपिड की पैकिंग करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन यानी आगे भेजने का कार्य करते हैं। गोल्जी एपरेटस जिसे अपन बोलते हैं पोस्ट ऑफिस। क्वेश्चन आ सकता है कि पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल, तो आंसर गोल्जी एपरेटस होएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन अब लाइसोसोम 5 नंबर के क्वेश्चंस की। लाइसोसोम नेक्स्ट बात करते हैं अपन लाइसोसोम। इसका निर्माण गोल्जी एपरेटस के द्वारा होता है। लाइसोसोम का निर्माण किससे होता है, गोल्जी एपरेटस के द्वारा होता है। ये अंडाकार गोलाकार थैली के समान होते हैं। यह अंडाकार गोलाकार और थैली के समान होते हैं। ठीक है, इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, लाइसोसोम में नाम से पता चल रहा है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट के बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ने में सहायक होते हैं। जो क्या करते हैं, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ने में सहायक होते हैं, जो बाद में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा ऑक्सीकृत होते हैं। यह विशेष परिस्थितियों में अपने अंदर उपस्थित पदार्थ को भी पचा देते हैं, इसलिए इन्हें आत्मघाती या थैली या सुसाइड बैग भी कहा जाता है। लाइसोसोम क्या होता है, गोल्जी एपरेटस के द्वारा निर्मित होते हैं। ये अंडाकार और थैलीनुमा संरचना होती है। इनमें हाइड्रोलाइटिक नामक एंजाइम पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट व फैट के मॉलिक्यूल्स को तोड़ने में सहायक होते हैं। अब जो ये मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, इन मॉलिक्यूल्स को माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ऑक्सीकृत कर दिया जाता है। ठीक है, ये तो इसका लाइसोसोम का कार्य हो गया। परंतु जब क्या होता है कि जो विशेष परिस्थिति आ जाती है, कुछ एबनॉर्मल कंडीशंस में क्या करते हैं, जो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है ये अपने अंदर जो पदार्थ उपस्थित रहता है उन्हीं को ही पचा देता है, उन्हीं को ही ख़त्म कर देता है। तो इसलिए इन्हें सुसाइड बैग भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अपन सेंट्रोसोम की, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं तारक्काई। तारक्काई भी कहते हैं इसे। ठीक है, तो ये तंतु में धागे की समान स्ट्रक्चर होती है जिसका मुख्य कार्य सेल डिवीजन में सहायता प्रदान करना होता है। ये तो आप सभी को पता ही होगा। सेंट्रोसोम होते हैं तंतु में धागे के समान होते हैं और इसका मुख्य कार्य सेल डिवीजन में मुख्य सहायता प्रदान करना होता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब न्यूक्लियस की बात करते हैं। न्यूक्लियस यानी केंद्रक, जिसे अपन केंद्रक कहते हैं। तो केंद्रक क्या होता है जानते हैं आज। केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने की। केंद्रक की खोज किसने करी, रॉबर्ट ब्राउन ने की। 1 नंबर में क्वेश्चन आता है। कोशिका का सबसे बड़ा अंग लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। केंद्रक क्या होता है, कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है। यह कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है और इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। मानव शरीर की समस्त कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है,
लेकिन मनुष्य की इरिथ्रोसाइट्स लाल रक्त कणिकाएं जिसे अपन RBC यानी रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। मनुष्य की सारी कोशिकाओं या समस्त कोशिकाओं में क्या होता है, जो केंद्रक होता है वो प्रेजेंट होता है, परंतु RBC में क्या होता है कि जो केंद्रक होता है वो नहीं पाया जाता है। RBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका रंग लाल होता है, इसलिए इसे रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। एरिथ्रोसाइट में केंद्रक नहीं पाया जाता है, ध्यान रखने की बात है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके पार्ट्स की। तो न्यूक्लियस के कौन कौन से पार्ट होते हैं। सबसे पहला जो पार्ट होता है, ये न्यूक्लियस जो स्ट्रक्चर होती है ये भी कोशिका की तरह ही होती है, तो इसमें भी पार्ट भी सेम ही होते हैं, बस थोड़ा बहुत अंतर होता है। सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसे अपन बोलते हैं केंद्रक झिल्ली, जो अभी अपन ने पढ़ी कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन, उसकी तरह ही होती है बिल्कुल। नेक्स्ट है न्यूक्लियर फ्लूइड, जो कि साइटोप्लाज्म की तरह होता है, जिसे अपन केंद्रक द्रव कहा जाता है, ठीक है जी। और इसे न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं, जिसे अपन ने साइटोप्लाज्म बोला था, तो उसकी तरह होता है। नेक्स्ट है क्रोमोसोम्स गुणसूत्र आनुवंशिकता का आधार, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाते हैं तो उसे अपन गुणसूत्र कहते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियोलस क्या है, यह एक केंद्रिका होती है, केंद्रक के अंदर भी केंद्रिका पाई जाती है। जैसे अपन देखा अभी कोशिका के अंदर क्या पाया जाता था, गोल गोल केंद्रक पाया जाता था, ठीक उसी प्रकार केंद्रक के अंदर भी एक छोटी सी केंद्रिका पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके कार्य के बारे में। तो बात करते हैं इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, किसके केंद्रक के क्या क्या फंक्शन होते हैं। फर्स्ट है कंट्रोल ऑफ द प्रोटीन एंड एंजाइम सिंथेसिस, यानी प्रोटीन और एंजाइम का सिंथेसिस का मतलब होता है निर्माण करना, यानी ये प्रोटीन के निर्माण और एंजाइम्स के निर्माण में कंट्रोल करता है, ठीक है। यदि ज़्यादा ज़रूरत हो तो ज़्यादा निर्माण करता है, कम हो तो कम करता है, यानी उसका कंट्रोल रखता है। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ सेल डिवीजन एंड सेल ग्रोथ। हम सभी को पता है कि जो सेल डिवीजन होता है वो केंद्रक में ही होता है, केंद्रक में भी गुणसूत्रों में सेल डिवीजन होता है, गुणसूत्रों के द्वारा ही सेल का डिवीजन होता है, तो उसको भी ये कंट्रोल करने का कार्य करता है। नेक्स्ट स्टोरेज ऑफ DNA RNA एंड राइबोसोम्स, किस किस को स्टोरेज करता है, ये DNA को, RNA को और राइबोसोम को स्टोर करने का कार्य करता है। नेक्स्ट रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द mRNA और टू प्रोटीन। रेगुलेशन का मतलब होता है चलाना, किसी कार्य को करना है चलाते रहना, तो उसका ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द mRNA का मतलब होता है मैसेंजर RNA टू प्रोटीन, यानी मैसेज भेजने का कार्य करता रहता है, ट्रांसक्रिप्शंस का कार्य करता है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम, इन राइबोसोम का जो प्रोडक्शन होता है वो भी प्रोटीन के ही द्वारा होता है, केंद्रक के द्वारा ही होता है। प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम, जो राइबोसोम का प्रोडक्शन होता है वो भी केंद्रक के द्वारा ही होता है। अब और अपन ने भी पढ़ा था प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो प्रोटीन फैक्ट्री किसे, राइबोसोम को कहा जाता है, और राइबोसोम फैक्ट्री किसे कहा जाता है, और राइबोसोम फैक्ट्री केंद्रक को कहेंगे, ठीक है, समझना ध्यान से। प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं, राइबोसोम को, और राइबोसोम फैक्ट्री केंद्रक को कहा जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर कोशिश का समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।